Good morning, Assalamu alaikum ji. Today is 6th of December 2024. So I'm going to explain the today rubric. आज का रुब्रिक है बाइपोलर डिसऑर्डर। इसमें कुछ 37 मेडिसिन आती है बाइपोलर डिसऑर्डर की। तो बाय का मतलब ही जा रहा है कि दो। पोलर मीन डायरेक्शन, यानी दो डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका जो बाइपोलर मीन टू एक्सट्रीम मूड्स कहते हैं इसको। यानी इसको क्या कहते हैं? बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं टू एक्सट्रीम मूड्स। ये इसका मीनिंग होता है। अब इसको जरा मजीद डिटेल में बताता हूँ मैं। बाइपोलर डिसऑर्डर के बेसिकली इसको पहले पहले हम कहते थे मैनिक डिप्रेसिव इलनेस। मैनिक डिप्रेसिव इलनेस। मैनिक भी लफ्ज है और डिप्रेसिव दो लफ्ज है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि कंडीशन पेशेंट की क्या होती है? एक्सट्रीम मूड स्विंग्स करते हैं इसके। नहीं कि आपके दोनों साइडों पे एक्सट्रीम मूड स्विंग्स करते हैं, एक हाइपर की तरफ, लो की तरफ। यानी कि आप, इसका मतलब ये हुआ कि मैनिया और हाइपोमेनिया। यानी हाइपोमेनिया में इसको डिप्रेशन लो कहेंगे, ठीक है। एक हाइपर की तरफ मेनिया हो गया और दूसरा है हाइपोमेनिया। तो और उसको कहते हैं हम लो या डिप्रेशन कहते हैं। ये आमतौर पे कम्प्लेक्स और क्रॉनिक कंडीशन होती है। ये मूड्स को करती है, अफेक्ट्स मूड, एनर्जी, थॉट्स प्रोसेस एंड बिहेवियर। तीन चार चीज इसमें। एक होता है आपका मूड होता है, उसके अलावा आपका एनर्जी है, थॉट प्रोसेस है और बिहेवियर है, ठीक है। ये इन चीजों को ये अफेक्ट करता है। अब मिसाल के तौर पे आपका मूड कैसा है जी? हशाश पिशाश है। दूसरी तरफ बहुत ज्यादा सैड है। बहुत अच्छा मूड है, शाश मूड कैसा है जी? बहुत खुशी है, खुश है, बहुत खुश है। और दूसरी तरफ से आप एक्सट्रीम किस्म का फिर आप सैडनेस में चले जाते हो। ये दोनों, ये मूड यानी हाइपर भी हो गया, हाइपर भी हो गया। उसके अलावा एनर्जी, आप बहुत एक्टिव हो गए, बड़े एक्टिव है। और दूसरी साइड पे क्या, आप एक्सट्रीम पे क्या, टोटली इनएक्टिव हो गए। थॉट प्रोसेस क्या है? ये भी हो सकता है कि आपकी इतनी सोचें आती हैं और एक साइड पे आप सोचें बिल्कुल कोई नहीं आती, टोटली जीरो हो गई। ही नहीं। इस तरह बिहेवियर क्या होता है? आप रिएक्शन टू अदर थिंग्स, एक जगह पे आप बहुत आपका रिएक्शन ठीक ठाक रिएक्शन होता है और दूसरी साइड पे आपका कोई रिएक्शन ही कोई नहीं होता। ठीक है। बिहेवियर कहते हैं बिहेव, आप कैसे बिहेव करते हैं। इसकी जो मैंने की इमोशनल हाइट जो होती है, क्या होता है? यानी इसमें क्या होता है, सिम्टम क्या नजर आते हैं? इंक्रीज एनर्जी, एक्टिविटी, रेस्टलेसनेस, यानी यूफोरिक ओवरली हैप्पी मूड, इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम, ग्रेंडियोसिटी जिसको कहते हैं। उसके बाद क्या, डिक्रीज नीड फॉर स्लीप, यानी इसमें नींद जो होती है वो नहीं होती। रैपिड स्पीच, रेसिंग थॉट्स, इम्पल्सिव एंड पुअर जजमेंट, स्पेंडिंग स्प्रीज एंड रिस्की बिहेवियर, ठीक है। सिविरिटी, इन इंक्रीज केसेस मतलब मेनिया कैन लीड भी साइकोसिस में चला जाता है, हेलुसिनेशन में, डिल्यूजन में चला जाता है। फिर दूसरी साइड पे क्या है जी? आपका मैनिक ऐसा डिप्रेसिव फेस जिसको कहते हैं, इमोशनली लो हो जाता है इसमें। इसमें परसिस्टेंट सैडनेस, होपलेसनेस, इम्प्टीनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, और इसी तरह आपके पास आ जाएगा लॉस ऑफ एक्टिविटीज और फटीग, एनर्जी डिक्रीज्ड, ठीक है। और इसी तरह कंसंट्रेशन जो होती है वो आपकी डिफिकल्ट हो जाती है। इसी तरह आपके अंदर एपिटाइट जो होती है वो चेंज हो जाती है। स्लीप पैटर्न जो होता है आपका कम और ज्यादा हो जाता है। सुसाइडल थॉट्स आ जाती है, बिहेवियर इन एक्सट्रीम केसेस, और दूसरी जगह पे कम हो जाती है। ये इस किस्म की आपके तरफ चेंजेस आ जाए। अच्छा, उसके अलावा इसमें ना कोई मिक्स स्टेट भी कई दफा होता है। मेनिया डिप्रेसिव साइमल्टेनियसली ये होता है कई दफा। नहीं, एक टाइम पे आप एजिटेटेड हैं, दूसरी होपलेस है। नहीं, आप बहुत ज्यादा करते हैं आप,
फादर कोई भी काम कर रहे हैं तो आप कहते हैं यार मैं ये काम करूंगा कामयाब हो जाऊंगा, दूसरी साइड पे आप कहते हैं बिल्कुल मैं नाकाम हो जाऊंगा। यानी दोनों एक्सट्रीम स्टेज पे जाती हैं। एक 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 तरफ पे आप बहुत ज्यादा कहते हैं कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या पास होने उसको, मैं तो पास हो जाऊंगा, बहुत अच्छे नंबर ले लूंगा। दूसरी जगह पे आप कहते हैं नहीं नहीं मैं तो फेल हो जाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा, मेरे अंदर है ही नहीं ऐसी चीज। तो ये इसको एक्सट्रीम स्टेजेस कहते हैं। उसके अलावा इसकी जो टाइप्स होती हैं, टाइप वन जो होता है, इसमें सीवियर बाइपोलर डिसऑर्डर्स ये होता है आमतौर पे। एटलीस्ट टाइप वन जो होता है ये 7 डेज, इसमें जो होता है वो एपिसोड्स होते हैं कोई 2 वीक से और मोर। इसमें आमतौर पे साइकोटिक कंडीशन ज्यादातर प्रेजेंट हो सकती है। यानी एक सीवियर मैनिक एपिसोड लास्टिंग एटलीस्ट 7 डेज होता है और 2 वीक्स तक। इसमें यह होता है कि साइकोटिक आमतौर पर मरीज हो सकता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे इसका बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, अल्टरनेटिंग डिप्रेसिव एपिसोड, हाइपोमेनिया, लेस सीवियर मेनिया होगा इसमें। हाइपोमेनिया में ज्यादा जाएगा और इसमें मेनिया जो होता है वो लेस होगा। ये इसकी सेकंड स्टेज होती है, यानी सारी दूसरा टाइप होती है इसकी। यानी जो होती है अल्टरनेटिंग एपिसोड होते हैं, लेकिन हाइपोमेनिया जो होता है वो जिस कहते हैं अपना इसमें क्या होगा सेकंड में, डिप्रेसिव एपिसोड और हाइपोमेनिया एपिसोड होगा। हाइपोमेनिया लेस सीवियर होगा देन दी मेनिया, ठीक है। लेकिन हाइपोमेनिया लेस सीवियर देन द मेनिया, मेनिया से हाइपोमेनिया लेस होगा, यानी मेनिया ज्यादा होगा हाइपो कम होगा। तीसरे नंबर पे इसमें आता है, एक और आता है साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर, CYCLO, साइक्लो, THYMIC, साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर होता है। ये क्रॉनिक होता है, फ्लैक्चुएटिंग मूड्स होते हैं इसमें, न्यूमरस किस्म के इसमें जो होते हैं पीरियड्स होते हैं किसके, हाइपोमेनिया, डिप्रेसिव स्टेट के। और ये इतना सवियर नहीं होता, ज्यादा इसके एपिसोड किससे होंगे, हाइपोमेनिया ऊपर वाले के, सेकंड में हाइपर के ज्यादा होंगे, थर्ड में साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर में न्यूमरस होंगे लेकिन सवियर कम होंगे। उसके अलावा फिर एक और होता है अनस्पेसिफाइड बाइपोलर डिसऑर्डर भी होता है इसका। इसमें क्या होता है कि सिम्टम जो होते हैं ये सही तरह इसमें कैटेगराइज को फिट करने में सही तरह मुश्किल पेश आती है। यानी इसमें क्या होता है कि इसकी जो कैटेगरीज है, कोई सिग्निफिकेंट इसमें कोई पता नहीं चलता, इसमें जरा अनस्पेसिफाइड होता है बाइपोलर डिसऑर्डर। ये इसके 4 टाइप्स मैंने आपको बताई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब हम आते हैं जी, इसके अंदर काजेज क्या हो सकती हैं हमको, वैसे मैं आपको जनरली आपको बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में बताऊं। एक इसका बायोलॉजिकल फैक्टर्स होता है, जिसमें आपके कुछ ब्रेन केमिकल्स होते हैं, न्यूरो होते हैं, जिसमें साथ में डोपामीन है, सेरोटोनिन है, नार एपिनेफ्रिन है, ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा फिर दूसरे नंबर पे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस ऑफ ब्रेन हो सकती हैं, ये आमतौर पे बायोलॉजिकल डिसऑर्डर। फिर उसके बाद जेनेटिक फैक्टर भी इसके अंदर होता है, ये आमतौर पे फैमिली टू फैमिली हेरिडेटरी ये कंपोनेंट चलता रहता है। फिर उसके बाद तीसरा फैक्टर होता है एनवायरमेंटल ट्रिगर्स होती हैं इसके अंदर, मतलब स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स हो गया, ट्रॉमा हो गया, मेजर लाइफ चेंजेस आ गया, ये इसके अंदर एपिसोड होते हैं। फिर इसके बाद होता है लाइफ स्टाइल फैक्टर्स भी होते हैं। मिसाल के तौर पे इरेगुलर स्लीप पैटर्न है आपका, कोई आप किसी चीज से अब्यूज हो रहे होते हैं, यानी आप कोई चीज एडिक्शन लेते हैं तो उसमें आपकी वजह से वो, और वो एडिक्शन लेते हैं तो आप, कई लोग होते हैं कि अल्कोहल पीते हैं तो बहुत बवेला मचाते हैं, और नहीं पी रहे होते तो वो लो मूड में होते हैं। ये लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी होते हैं इसमें, ठीक है। तो आप कई दफा देखें चरस पी के बंदा टोन हो जाता है, और कई दफा वो, कुछ लोग होते हैं बाकी टाइम में वैसे होते हैं, तो ये लाइफस्टाइल के फैक्टर्स आते हैं। तो इसको आमतौर पे हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं इसकी, डायग्नोज कैसे होता है, बेसिकली साइकाट्रिक इवेल्युएशन जिसको कहते हैं उसको हम कहते हैं। एक तो हम हिस्ट्री ऑफ मूड स्विंग्स ही करते हैं,
डॉक्यूमेंट्री हम रखते हैं कि यार इसकी फ्रीक्वेंट ड्यूरेशन कहते होते हैं, सेवेरिटी मूड ऑफ स्विंग कब होता है, कितना होता है, कितना ड्यूरेशन होता है, कितना हाइपर में जाता है, कितना हाइपोमेनिया में जाता है, हाइपर में जाता है। ठीक है। तो ये हम फिर उसमें नोट करते हैं। एक तो उसमें हमें टाइप्स को दिया जाता है कौन सी टाइप्स है, और कितने अरसे से वो चल रहा है, टाइम ड्यूरेशन भी आ जाता है, वो भी हो जाता है। उसके बाद हम बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन करते हैं, यानी वो जो रिस्की बिहेवियर कैसा होता है और विड्रॉल कितना होता है। यानी कि रिस्क जो लेता है, मिसाल के तौर पर कोई भी बंदा कहता है जी कि वो छलांगे लगा लेते हैं तो दूर दूर से, और उसके बाद वो विड्रॉल हो जाता है। तो ये इस किस्म का हम उसके अंदर बिहेवियर पैटर्न देखते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा है। या एक टाइम पे वो सबको डांट रहा होता है, सबके साथ कर रहा होता है, दूसरी साइड पे वो कुछ भी नहीं कर रहा होता। तो बिहेवियर पैटर्न कैसा है इसका, यानी कि उसका बिहेवियर पैटर्न जो होता है, तो रवैया दूसरे लोगों के साथ वो कैसा है क्या नहीं है। ठीक है। अपने साथ कैसा है, दूसरों के साथ कैसा है, जो भी है, इसको हम ऑब्जर्वेशन में लेके जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्सक्लूजन ऑफ अदर काजेज, यानी कि यानी कि कोई और काजेज तो नहीं है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपके अंदर कोई थायराइड का डिसऑर्डर है, किसी चीज का अब्यूज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल पीता है, कोई ड्रग एडिक्टेड है, क्या वो वाला तो नहीं है कि कोई ऐसी चीज है कि खाने पीने में चीजों में कुछ लोग होते हैं। मैं आपको एक केस बताता हूँ कि हमारे पास एक पेशेंट्स आए थे, तो उसके अंदर ये दोनों चीजें थी। उसमें डिप्रेसिव डिसऑर्डर ज्यादा था, और काफी अरसे से चल रहा था उसके अंदर। तो वो हमें जब हम उसको डिटेल में जब हम गए तो पता चला। देखिए अभी आपको मैंने ना इसके जो बताई है अपना, फेसेस बताए, टाइप्स बताई हैं आपकी, जिसमें मैंने आपको कहा था कि एक न्यूमरस पीरियड्स होते हैं हाइपोमेनिक के, डिप्रेसिव है, लेकिन सीवियर इतने नहीं होते। बाकी जगह पे खुशहाल रहते थे, लेकिन डिप्रेसिव फेज के न्यूमरस फेज थे। तो उसमें हमने जब उसको मजीद जब हम देखा, तो उसके घर में वो काफी पैसे वाले थे, अमीर थे, तो उसके फैमिली वाले अपने ही जो थे उनको स्लो पॉइजनिंग दे रहे थे। वो बहुत न्यूमरस स्टेज में, यानी कि डिप्रेसिव में रहते थे, सार वक्त डाल चुप चुप चुप, कोई बात नहीं करते थे। तो ये वहां से हमें क्या पता चला कि ये साइक्लो जो स्टेज है उसका, ये वो वाला डिप्रेसिव है। अब उसके फिर जब मजीद आप जाते हैं ना, साइक्लोथायमिन जिसको डिसऑर्डर कहते हैं, वो हम जब उसमें गए तो हम पता चला कि उसके पीछे लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, जो आपके जिसको आप कहते हैं कि अदर काज, जो डायग्नोसिस जब हम किया तो उसके अंदर हमें पता चला कि सब्सटेंस कुछ अब्यूज हो रहा है इसका, इस वजह से ये प्रॉब्लम हुआ था। तो ये बेसिकली इन चीजों को जब आप देखते हैं तो आपको क्लैरिटी आती है कि ये क्या चीजें क्या नहीं है। ठीक है। तो हमें यहाँ से चीजें क्लियर होती हैं। फिर हमें पहले तो आपको हमेशा जब भी कोई आप करते हैं पेशेंट को, तो आपकी पहली बात है डायग्नोज करना। फिर डायग्नोज करने के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं कि उसकी टाइप्स कौन सी है, फिर क्या उसकी रीजन क्या है पीछे, कौन से फैक्टर्स हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप डायग्नोज अच्छा करेंगे, क्लैरिटी आपकी होगी कि फॉर एग्जाम्पल बंदा कोई पॉइजन दे रहा है। ठीक है। अब जाहिर है लोग पॉइजन दे रहे हैं, तो आपके जी में इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा कर रहा हो, तो आपके ट्रीटमेंट का क्या बेनिफिट्स होगा, जबकि लो स्लो पॉइजन तो बंद बंद नहीं हुई ना। तो इसलिए कुछ ट्रॉमास होते हैं, या कोई लाइफ में कोई आपको तंग कर रहा है, कोई इरिटेट डिप्रेसिव मूड में, और इस किस्म के होते हैं। तो ये जब चीजें आपकी लाइफ में होती है, तो इन चीजों को आपने फिर देखना होता है कि ये चीजें जब तक आप वो बंद नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। आप देखें ना, आप अक्सर हम होम्योपैथी में कहते हैं वी आर ट्रीटिंग द पेशेंट्स, हमें टेस्टों से क्या करना है, हमें डायग्नोसिस से क्या है, हम सिम्टम लेते हैं। अब आपको एक बात का यहाँ अंदाजा हो गया होगा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अगर आप बाइपोलर डिसऑर्डर को डायग्नोज नहीं कर पा रहे सही तरह, देख नहीं रहे उसके उसकी कौन सी टाइप है और उसके काजेज क्या हैं, तो आप मुझे बताएं कि आपको फिर कैसे पता चलेगा। यानी कि अगर उसके पीछे के जो एलिमेंट्स हैं, जो इश्यूज हैं, उनको आप टर्न अप नहीं करेंगे। जबकि हनीमैन ये क्लैरिटी के साथ कहता है कि आप
इनिशिएटिंग फैक्टर्स को देखें, जो आप इंसाइटिंग काज होती है उसको रिमूव करें। ठीक है। अब इंसाइटिंग काज क्या है जी, आपको पॉइजन मिल रही है, आपको कोई ड्रग ऐसी यूज हो रही है, या आप खुद ले रहे हैं, कोई और दे रहा है आपको, उसमें आपकी जरा कि आप कहेंगे कि हम उसको ट्रीटमेंट करेंगे मेडिसिन से वो ठीक हो जाएगा। कहने का ऑब्जेक्टिव ये कि अब यहाँ पर आपकी डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट आती है। अगर आपकी डायग्नोसिस ही अच्छी नहीं है तो आपको इस चीज का पता ही नहीं लगेगा, तो आप उसको ट्रीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब इसकी मैंने आपको आज के इस केस में आपको ये क्लैरिटी बताई है कि आपकी डायग्नोसिस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और पेशेंट को फुली डायग्नोज में पता चले कि इसके पीछे कौन कौन सी है क्या नहीं है, उसकी फिर मैयर आप ले सकते हैं। ठीक है। अब हमारे पास आ गया बाइपोलर डिसऑर्डर, यानी मेंटल स्टेट that characterized by extreme mood swing alternating between two opposite poles. Mania mean high होता है, depression low. It reflects the state of psychological instability where the individual oscillate. Oscillate का मतलब to move, swing forth and back, यानी आगे पीछे, between elevated excitement and deep despair. Oscillate. Bipolar disorder is the condition where a person experiences two extreme of mood, depressive, sorry, manic phase, high energy, extreme happiness, overconfident and impulsiveness. दूसरे नंबर पे डिप्रेसिव फेज, लो एनर्जी, सैडनेस, होपलेस एंड विड्रॉल। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, वो फील यूफेरिक है, बहुत खुश चार, टेक रिस्की टास्क एंड देन सडनली फील होपलेस, अनएबल टू फंक्शन। ये इसका अब हम आते हैं, थोड़ा सा मैं आपको सिप्लिनियम के बारे में बता देता हूँ। सिप्लिनियम में क्या कैसे होता है, इसमें मेडिसिन तो काफी ज्यादा है। मैनिक फेजेस में होता है, सिम्पली रिफ्लेक्ट एक्सेसिव डिस्ट्रक्टिविटी, क्रिएटिविटी एंड ऑब्सेसिव बिहेवियर हो जाता है इसमें। जब बहुत एक्सेसिव बिहेवियर और डिस्ट्रक्टिव फेज होगा, पेशेंट बियॉन्ड द लिमिट इग्नोरिंग कॉन्सिक्वेंसेस। फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है सुबह से शाम तक हाथ धो रहा है, रात सारी सफाई करता रहा है, सारी रात वो जाके तो वो नहाता रहा है। ठीक है। उसको नहीं परवाह, मैं नहीं सोऊंगा तो प्रॉब्लम होगा, ये करूंगा तो नहीं होगा, यानी कि इतना ज्यादा ये उसका क्या है, ऑब्सेसिव बिहेवियर है उसका। ये किस में आएगा, एक्सट्रीम बिहेवियर है उसका। तो इसी तरह एक और मिसाल, इसकी मिसाल में देता हूँ कि सिटीनी पेशेंट स्टेट एलेबोरेट प्रोजेक्ट्स स्पेंडिंग डेज विदाउट स्लीप। बंदा कहता है जी कोई काम कर रहा है तो बिसाइड रात नहीं सोता वो, जाहिर है कि वो बर्डन व्हेन दे इंटर इनटू डिप्रेसिव फेज में चला जाएगा, वो फिर बाद में डिप्रेसिव फेज में चला जाएगा। इसलिए डिप्रेसिव फेज आ गया इसका, which shows self-destructive tendency of schizophrenia. Patient may experience guilt, despair, and sense of doom. ये आता है मिसाल के तौर पर, पेशेंट फील देयर लाइफ इज मीनिंगलेस, जिंदगी जो है मीनिंगलेस है, कंटेम्पलेसनेस, डिस्ट्रक्टिव एक्शन सच एज बे आउट। ये इसके अंदर रीजन है। अब हम थोड़ा सा मजीद में थोड़ा सा जो कुछ बाकी मेडिसिन के, बच्चों की मेडिसिन काफी ज्यादा है इसके अंदर, लेकिन इसका मैं कुछ जो आपको किसी हद तक इसमें थोड़ी थोड़ी मेडिसिन में आपको बताता हूँ। होता है इनका आमतौर पर ये होता है कि जो मेडिसिन होती है उसके अंदर क्या, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक मेडिसिन आती है गैरेकस। इसमें नर्वस एक्साइटमेंट जो होती है वो विम्सिकल टाइप होती है, इराटिक नेचर, उसमें जाएगा फिर डिप्रेशन में। इस हमारे पास बेलाडोना आती है, इसमें आमतौर पे क्या होता है कि सडन आउटबर्स्ट ऑफ होते हैं इसको, हाइपर एक्टिविटी, इंटेंस एक्साइटमेंट। और दूसरी साइड पे ये बिल्कुल नहीं होती। कहना, स्क्रीन शेयर कीजिए सर। अच्छा ये स्क्रीन में नहीं, कुछ चीजें मैं अपने पास ऐसे तो रखे, नोट्स रखे इन चीजों में। उसके बाद हमारे पास एक कैनबिस इंडिका आता है। इसमें आमतौर पे हाइटेंड एक्टिविटी होती है, हाइटेंड मेंटल एक्टिविटी होती है, और इमेजिनेटिव होती है, फ्लाइट्स होती है आमतौर पे से। तो इसकी वजह से इसके अंदर क्या होता है कि इमेजिनेटिव और इस किस्म की इसके अंदर एक्टिविटीज होती हैं मजेदार। उसके बाद हमारे पास एक आईएसएमएस आता है। इसमें क्या चीज होती है, एक्सट्रीम रेस्टलेस विद लुकोसिटी, यानी कि इसमें लुकोसिटी, बातूनी बहुत होगा, बेचैन होगा,
इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर होगा, यानी मैनिक स्टेज में क्या होगा, बिहेवियर जो होगा प्रॉपरली नहीं होगा। यानी कि तीन बातें इसमें होगी, बातूनी बहुत होगा, बेचैन होगा, और जो रवैया उसका होगा, वो रवैया जो होगा अप्रोप्रिएट नहीं होगा, यानी बेतुका सा रवैया होगा उसका। ये हाइसिमस में हमने देखा। उसके अलावा ड्यूटेरेंटोला में क्या होता है, इसमें होता है कि बेचैनी होगी बहुत। एक्शन इसके जो होते हैं ना, एक्शन वो इम्पल्सिव कभी, ये कभी रैपिड मूड चेंजेस विद इंटेंस एनर्जी, एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, और मूड चेंज बहुत सीवियर होगा इसमें। इसी तरह हमारे पास ऑरोमेट है। ऑरोमेट देखें, ये जो मैंने आपको बताया कि ये हाई मैनिक वाले हैं, गैरेगास, बेलाडोना, कैनाबिस, आइसोमेस, टेरेंटोला। ये जो मेडिसिन है इनमें हाइपर बहुत ज्यादा होता है। अब आपके पास आते हैं डिप्रेसिव वाले, जो मेडिसिन हमारे पास बहुत ज्यादा आती है। उनमें कौन कौन सी मेडिसिन डिप्रेसिव में थी? ऑरोमेटालिकम, डीप सैडनेस, सुसाइडल टेंडेंसीज, डिस्पेयर, स्पेशली फेलियर ऐसे ह्यूमिलिएशन का, इसके ऑरोमेट में डिप्रेसिव फेज बहुत ज्यादा होगा, न्यूरोस होगा। उसके बाद नेट्रम सेल्फ आती है, होपलेस, डिप्रेशन, ये पास्ट इमोशनल ट्रॉमा जो हम इसके अंदर लाइफ में। फिर उसके बाद हमारे पास मर्क्स आती है, मर्क्यूरी जो होती है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी विद कंफ्यूजन होगा, विड्रॉल होगा। ठीक है, यानी कि आपकी इमोशनल इंस्टेबिलिटी विद कंफ्यूजन के साथ। उसके बाद हमारे पास प्लम्बम मेट आती है। इसके अंदर प्रोफाउंड डिस्पेयर होती है। ये कट ऑफ लाइफ से हो जाता है, लाइफ से कट ऑफ हो जाता है, ये जिंदगी से आप कट ऑफ कर देते हैं अपने। इसके अलावा कुछ मिक्स भी है हमारे पास, यानी कि मूड स्विंग जो होते हैं ना, आप देखें मैं आपको कैटेगरीज थोड़ी सी की है। हाइपर वाले अलग बता रही है, मैं लो वाले अलग। एक ओसिलेटरी कहते हैं, ओसिलेटरी कहते हैं यानी मिक्स्ड एक्सट्रीम मूड इनका बहुत जो इसके पीछे। जैसे हमारे पास एनाकार्डियम है। एनाकार्डियम कहता है कि इसके अंदर इनर कन्फ्लिक्ट होता है, यानी कॉन्फिडेंस अल्टरनेट विद डिस्पेयर। लेक्सिस क्या होता है, अल्टरनेट करता है लोकासिटी, हाई एनर्जी एंड डिप्रेसिव, फास्फोरस के मूड स्विंग होते हैं, इन्फ्लुएंस, इजिली इन्फ्लुएंस किसी होगा और दूसरे पर सराउंडिंग्स में और दूसरे साइड पे नहीं होगा। वेट्रम एल्बम क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस, ग्रेंडोसिटी, तो और उसके बाद डिस्पेयर पे चला जाएगा, यदि बहुत ज्यादा अपने आप ओवर कॉन्फिडेंट, मैं तो सब जानता हूँ, सब होता है, मुझे आज बात को पता है, मैं फलां हूँ, मैं सब। यानी अपने आप को बड़ा शो करेगा, दूसरी साइड पे एक जगह बादशाह बना है, दूसरी जगह वो चपरासी बन जाता है, यानी इतना इसमें डिफरेंस आ जाता है। ये इसके अंदर क्या होता है। फिर उसके बाद फिर दूसरा जो कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल डिसऑर्डर्स की तरह कार्सिनोसम, इसके अंदर चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं। इसकी वजह से ये अंडरलाइंग जो इसकी कॉन्स्टिट्यूशन होती है वो इन्फ्लुएंस करती है, इसकी साइको साइको जो पर्सनालिटी होती है इसकी लाइफ की, वो इस पर बहुत अफेक्ट करती है। बचपन में इसके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ होता है, ट्रॉमास होते हैं वो करते हैं। सिफलिनियम जो होता है ये भी इसका डिस्ट्रक्टिव नेचर होता है। इसका भी क्या होता है कि रिप्रेजेंट करता है इमोशनल, एक्सट्रीम इमोशनल कंडीशन करता है, डिस्ट्रक्टिव नेचर पे, यानी कि कोई काम करता है जिसमें अपने आप को तबाह कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास सोरीनियम आ जाता है, यानी इसके अंदर क्या है, होपलेस होती है, अल्टरनेट करती है, और एक्टिविटी प्रूव करता है अपने आप को, वर्थी पर प्रूव करता है। एक तरफ से प्रूव करता है वर्दी, और दूसरी तरफ पे क्या करता है, बहुत होपलेस होता है। ये थोड़ा सा मैंने आपको इनके बारे में इतना बताया कि आपको ये जो मेडिसिन, बड़ी बड़ी मेडिसिन लिखो तो उनको, ताकि आपकी हाइपर कौन सी है, हाइपो कौन सी है, और मिक्स्ड कौन सी है। ये था आज का सेशन, जो था हमारा क्या कहते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जी, थैंक यू प्लीज।